हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का। हम लोग जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने ये जो आपकी प्रश्नावली है 1.2 यानी 1.2, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल और इस प्रश्नावली से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, तो उस कॉन्सेप्ट को और ये प्रश्नावली को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें कुल मिलाकर आप ये पहला प्रश्न है, इसमें आपके ये 5 क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है। ये आपका तीसरा है और इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन। उसके बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये मतलब 7 टोटली ये प्रश्न है। ठीक है, इन सब प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से 40। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट की जो मेरी वीडियो है उससे देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप सारा ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। अब चलिए, मैं यहाँ भी ये बता देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 40 का, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, 1 से 40 का हम सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इस बुक को मैं साइड में रखता हूँ। ये यहाँ पे देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फर्स्ट है और वो है 140। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिएगा। इसका हमें गुणनखंड एक तरह से ज्ञात करना है। तो देखिए, गुणनखंड ज्ञात करने का मैंने तरीका क्या बताया था, इसको कई प्रकार से ज्ञात कर सके। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 × 10 के रूप में इसको लिख सकते हैं 140 को, क्योंकि 14 × 10 = 140 हो जाएगा। अब देखिए, 14 का हम 2 7 14 को हमने 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया और गुणे ये 2 × 5 = 10, यानी फाइनली 140 का गुणनखंड क्या हो गया, 140 का जो गुणनखंड हो गया वो 2 × 2 × 5 × 7। मैंने सजा दिया, सबसे कम अंक पहले ले लिया। ये गुणनखंड है 140 का, क्योंकि देखिए 2 दूना का 4 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 20 7 यानी 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। तो आप ऐसे मतलब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। अब ऐसे नहीं निकालेंगे, गुणनखंड निकालने का तरीका ऐसे होता है, आप हल लिखेंगे। ये तो शॉर्टकट मेथड है, हल लिखेंगे। उसके बाद देखिए 140 लिखेंगे यहाँ और इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, मैंने पिछले इसके वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट में बताया था। सबसे पहले इसमें 1 नहीं, हम 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, ये 70 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 2 से भाग जाता है तो देते जाएंगे, तो ये देखिए 35 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, इसमें भाग 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से देते हैं। तो 5 7 35 और फिर ये 7, तो 7 ही से खुद से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो देखिए, इस प्रकार इसका ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 होंगे या होगा। आप अपने मतलब स्टाइल में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे और नीचे इस तरह एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 156 है। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड है 156 का, हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड मतलब गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसका एक तरह से हम बोल सकते हैं गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए 156, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, क्वेश्चन 2 है, 156 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं 1 मिनट यहाँ मैं ले लेता हूँ सेम उसी तरह। यहाँ हम लिख लेंगे 156 और चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। अगर हम यहाँ 2 से भाग देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। क्लियर, 2 7 14 और देखिए यहाँ 1 बचा तो यहाँ हासिल एक गया, तो यहाँ 16, तो 2 8 16, ओके 78 हो गया। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और एक यहाँ से 2 9 18 39 हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए अब 39 किससे कटेगा, हम सीधे जानते हैं 3 से ये कट सकता है। तो 3 × 3 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटेंगे, तो 3 × 3 और ये 3 3 9। अब देखिए यहाँ 13 आ गया। अब 13 किससे कटेगा, तो 13 भाई किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं। तो 13 × 13 यहाँ 1 आ गया, यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ आप नीचे लिख देंगे ऐसे कि अतः 156
का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। बस ये सेकंड क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का ही इसमें थर्ड है। ठीक है, देखिए ये क्या है, इधर मैं बुक में आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए 38,225 है। ओके, सॉरी 3825 है, 225 नहीं, यानी 3825 है। यहाँ मैं इसको साइड में ले लेता हूँ और फिर इसको लिख लेता हूँ। ये हम लोग का 3825 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है एक तरह से। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए 2 से भाग देंगे, तो क्या ये 2 से कटेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2 से, चूंकि यहाँ अंत में 5 है, तो देखिए ये चूंकि आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, तो शायद आप तुरंत पता लगेगा कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा 2 से। मैं बोलूँ सीधे सीधे तो नहीं कटेगा 2 से ये। ठीक है, 3 से कटेगा ये। तो ये मैं सीधे सीधे कैसे बोल देता हूँ, तो ये विभाज्यता का एक नियम होता है। जैसे 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 4 से कटने का नियम क्या होता है, ये शायद आप लोग पढ़े होंगे। ये 5वीं 6वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये 3 से इसको हम काटते हैं, क्योंकि 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में 5 है। तो 3 से मैं कटाता हूँ इसको। तो देखिए 3 से अगर मैं इसको कटाता हूँ, ठीक है, तो ये 3 एकम 3, ये 3 दूना का 6 और 2 इसमें आया, तो 3 6 18 3 7 21 और यहाँ 15, तो 3 5 15, ये हो गया 1275। ठीक है, अब चलिए फिर इसको हम 5 अंत में है, तो ये 3 ही से कटेगा या 5 से कटेगा, तो 3 ही से मैं कटा लेता हूँ। अभी 3 से ही कट जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए 3 से आप सीधे यहाँ एक अंक में भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक आप लेंगे, तो 3 चौका 12 और ये 3 दूना का 6, एक यहाँ आया हासिल, क्योंकि इसमें से अभी एक बचा ना, तो यहाँ 15 हो गया, तो 3 5 15, यानी 425 हो गया। अब देखिए 425 किससे कटेगा, तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में 5 है, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से इसको घटाते हैं, तो ये हम लोग का 15 40 ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे मतलब दिक्कत वाली चीज़ क्या होगी, यहाँ पे दिक्कत वाली ये बात है ना कि आप देखिए यहाँ एक अंक जैसे यहाँ 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक आपको लेना पड़ेगा। ये थोड़ा मतलब इस आई होप आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 8 बार जाएगा, तो 15 40 हो जाएगा, इसमें से 2 बचा, तो यहाँ आएगा तो 55 यानी 85 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 85 सीधे आप जानते हैं 17 के पढ़ा में आता है 17 5 85, लेकिन 17 बार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये 5 से कट ही जाएगा। तो ये देखिए 5 एकम 5 और कितना बचा, यहाँ देखिए ये 3 बचा, यानी 5 7 35, क्योंकि यहाँ 35 हो गया ना, यहाँ से 3 इधर आ गया। तो अब 17 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, और 1 से, तो 17 एकम 17, यानी हम बोल सकते हैं 38 25 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसी को हम नीचे लिख देंगे कि अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें का, देखिए उसको भी यहीं पे मैं कर लेता हूँ। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, माने ये फर्स्ट का ही 4 है, फर्स्ट में ही का 4 है। क्वेश्चन क्या है, करना है कि 5005 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट मैं बुक को साइड में रखता हूँ। हम लोग का क्या है 5005 505, यानी 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंक में 5 है, तो ये 3 से कट सकता है, तो 3 से आप भाग देंगे ना, तो ये नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो चलिए मैं 5 से ही कटा लेता हूँ। 1 मिनट, चलिए यहाँ 5 से हम लोग कटा लेते हैं। देखिए जब 5 से आप कटाएंगे, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए आप भाग दिए होंगे तो जानते होंगे, जैसे ये 5 तो सीधे कट जाएगा कि 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये अब यहाँ 0 है, तो 0 क्या होगा, 0 मतलब अगर यहाँ भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ 0 उतार देते हैं, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार देंगे, और 5 एकम 5 ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, 1001 इसमें गुणा करके भी देख सकते हैं, इतना आ जाएगा। जैसे भाग की क्रिया में देखते हैं ना, यहाँ में देखिए मैं थोड़ा भाग समझा देता हूँ। देखिए 5 और हमें भाग देना है 5005 में। ठीक है, तो देखिए 5 कम, ये 5 हो गया, ये कट गया, ऊपर से उतरा 0। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, फिर ये 0 उतारेंगे, यहाँ भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 उतारेंगे, तो 5 एकम 5
तो इस तरह से इसका मतलब इतना बार गया, ठीक है। तो वही मैंने चीज़ें यहाँ पे सीधे लिख दिया है। अब देखिए ये कितने बार जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान दीजिए, ये कितने बार जाएगा, ये तो 5 बार गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 से तो नहीं कटेगा भैया, क्योंकि 5 से तो दिक्कत करेगा, 6 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से मैं चेक कर लेता हूँ, 7 से कम 7 और 3 बचा तो 17 का 21, 7 का 28, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 से कैसे कटेगा, ये हो गया 7 से कम 7, 3 बचा तो यहाँ एक, यहाँ 30 हो गया, तो 17 का 21, 7 का 28 हो गया, यहाँ 2 बार 17 का 21, 17 का 21, हाँ यानी 143 हो गया। क्लियर है, ये कितना हो गया, 143 हो गया। अब देखिए शायद मैंने अच्छे से भाग दिया है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। 7 से कम 7, 3, 7 का 28 और 2 17 का 21, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ फिर यहाँ देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ 7 से ये नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 10 से तो कोई चांस ही नहीं। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से तो 11, हाँ 11 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 11 कम 11 और 3 बचा 11 33, यानी 11 से ये कट जाएगा। इसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 कम 11 हो गया, ये 14 में देंगे और कितना बचा, 3 बचा तो यहाँ 33 हो गया, यहाँ से 3 गया तो 11 3 33 यानी 13 हो गया, ठीक है। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो 13 कम 13 यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13 हो गया। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नीचे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 होगा। बस ये हो गया सवाल, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन 4 खत्म। अब चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 74 29, ठीक है, यानी 7429 है। अब इसको हम लोग कटाते हैं, काफ़ी ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन चलिए इस देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। इसको अब मैं साइड में रख देता हूँ और यहाँ ऊपर मैं चलता हूँ, ऊपर यहाँ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी जगह है तो यहाँ यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि रफ झूठ मूठ का ज़्यादा ज्ञान करने से कोई मतलब ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 74 29, 74 29 का हमें HCF ज्ञात करना है। अब यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में 9 है, ठीक है, अंत में 9 यानी ये भी एक नियम कि अंत में जैसे विषम संख्या है तो मतलब वो विषम संख्या से कटता है अंक, ठीक है। तो ये 3 से तो कट जाएगा, चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से अगर हम कटाते हैं तो ये 3 दूना का 6 1 और 3 चौक का 12 13 14 2 और ये 22 3 7 नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से बिल्कुल चांस नहीं है, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा। मैं चेक कर लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ, ये ऐसे आसानी से नहीं कटने वाला है यार ये। चलिए मैं अभी इसको मतलब कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ओके देखिए इसको मैंने कटा दिया, ये देखिए 17 से पहली बार आप इसको कटाओगे ना तो ये 17 से कटेगा। 17 से आप कटाओगे तो देखिए 17 से आप भाग दीजिए, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम ले जाते हैं, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए 17 के 17 17 दून 34, 17 से 51, 17 चौक के 68, 17 5 85, 85 अधिका हो जाएगा तो हम कितना बार ले जाएंगे, 17 चौक का 68 यानी 4 बार। देखिए यहाँ तो मैं यहाँ पे भाग करने लग रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मतलब ये कितनी बार कटेगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप कटाओगे ना, देखो यहाँ पे ये 17 चौका 68 हो गया, यानी कितने बार भाग गया, 4 बार गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना, और 17 चौका 68 ही हुआ है अभी, यानी यहाँ कितना बचा, 4 ऊपर और इधर 69 70 2 यानी 6 बचा, यानी यहाँ ये 62 हो जाएगा, ठीक है। अब 62 में अब आप भाग देंगे ना तो 17 चौके 68 4 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 17 या 51 3 बार ले जाएंगे। अब कितना बचा, 9 इसमें का बचा, क्योंकि 51 9 60 और 2 62 यानी 11 बचा, यानी लास्ट में यहाँ 119 हुआ। और 119 17 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि आप जानते हो 17 5 85 और 17 6 6 2 और 17 7 19 से, यानी 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यानी 17 से आप भाग देंगे तो 437 बार में ये कट जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि 437 किससे कटेगा, ठीक है, 437 किससे कटेगा। तो आप बहुत सोचते मतलब बहुत आपको टाइम लगेगा। तो
आपको पता चला कि 19 से कटेगा। मैंने इसको पहले ही कर लिया, नहीं तो मैं भी काफ़ी देर तक काफ़ी सोचते रहता। तो देखिए 19 को 19 19 दूनी 38, 19 तीय 57 अधिक हो जाएगा, तो 19 दूना का 38 2 हो गया। ठीक है, ये 2 बार जाएगा। तो देखिए 2 बार गया, 19 दूना का 38 हुआ, तो अब 43 में 38 गया तो कितना बचा यहाँ पे, यानी 39 40 41 42 43 5 बचा, तो यहाँ 57 हो गया, तो 19 तिया 57 यानी ये 23 हो गया। अब 23 तो किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, तो 23 से कम 23 ये कट गया, मतलब 1 हो गया, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। यानी 74 29 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 17 गुणे 19 गुणे 23 हो गया। तो यहीं पे लिख देंगे आप कि अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। देखिए ये 3 ही स्टेप में समाप्त हो गया, लेकिन यार ये काफ़ी टाइम ले रहा था, काफ़ी टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आपको मतलब ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का इस प्रकार ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये 5 क्वेश्चन थे, पाँचों के पाँचों मतलब हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी इनकी जांच भी करना है। अब देखिए इसको मैं साइड में रख लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे इसको मैं इस पन्ने को हटा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे एक मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक और आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए अगर दो संख्याएं हैं, जैसे L1 एक संख्या है, एक संख्या L2 है, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, L1 और L2 दो संख्याएं हैं। ठीक है, और इन संख्याओं का अगर HCF मान लीजिए R है और LCM N है। ठीक है, क्या संख्याएं हैं L1 और L2 दो, और उनका इन दोनों का HCF R है और इन दोनों का LCM N है, तो एक फार्मूला होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए प्रूव किया हुआ ये मतलब थ्योरम फार्मूला जो भी समझ लिए कि ये जो संख्याएं हैं दोनों, यानी L1 गुणे L2, यानी संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है इन संख्याओं के HCF और LCM के, यानी R और N के गुणनफल के बराबर। ये एक तरह से फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको जैसे क्वेश्चन इस पे मतलब बेस्ट दिखा देता हूँ, इस पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 और 12 है। ठीक है, 6 12 है, तो देखिए 6 का हम लोग का गुणनखंड 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 12 का 4 तिहाई 12, यानी 2 दूना के 4 और तिहाई 12। अगर हम इसका HCF निकालें, HCF तो HCF जो जोड़ा बन रहा है तो 2 2 का केवल जोड़ा बन रहा है तो 2, और LCM अगर हम लोग निकालें तो एक तो 2 हो जाएगा, और एक 2 गुणे, और सॉरी यहाँ पे देखिए ये 3 का भी जोड़ा बन रहा है तो गुणे 3, यानी बराबर ये 6 हो जाएगा HCF। और अगर LCM की बात करें तो वो 2 गुणे ये 3 और गुणे ये 2 बच रहा है, तो ये भी 2, यानी 2 2 4 3 12 हो जाएगा आपका LCM। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग की संख्या थी 6 12, तो हमने एक फार्मूला भी देखा कि अगर दो मतलब संख्याएं हैं L1 L2 और उनका HCF R और LCM N है, तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमने ये फार्मूला देखा था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम उस फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं। जैसे ये दो संख्या हैं 6 और 12, इनका हमने HCF निकाला तो 6 आया, और हम लोग का LCM हमने निकाला तो 12 आया। तो हम अभी फार्मूला देखिए, संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी 6 और 12 का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उनके HCF और LCM के। तो देखते हैं HCF 6 है और गुणे LCM क्या है 12 है। अब देखिए बार छक 72, इधर भी बार छक 72, यानी 72 बराबर 72, यानी हमने फार्मूला भी प्रूव कर दिया एक तरह से। तो एक तरह से ये आप एक तरह से ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक ये फार्मूला एक तरह से समझिए इसको, और आप इसको याद कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लॉस, इन्हीं संख्याओं का लॉस गुणे मॉस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ लिखा जाता है संख्याओं का लॉस गुणे मॉस, यानी जैसे दो संख्या दी होगी
तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन संख्याओं के लॉसो और मसो के गुणनफल के बराबर होगा। ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं, क्या, क्योंकि कभी क्या देगा कि दोनों संख्याएं दे देगा, जैसे 3 दे दिया 5 दे दिया, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए उस इनका दोनों का लॉस दे देगा, मान लीजिए 10, कहेगा कि इसका मौसा यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो आप इस फार्मूले के आधार पर रख लेंगे यहाँ सारी चीज़ें, और इस अब यहाँ HCF ज्ञात करना है तो ये LCM हमें मतलब मालूम है तो इधर ले आएंगे, तो ये गुणा है तो इधर आकर बटा हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लॉस इक्वल टू मौसा, यानी मौसा का एक फार्मूला बन गया। अगर लॉस का हम फार्मूला बनाए तो ये मौसा आकर इधर बटा हो जाएगा, या पहली संख्या हमें ज्ञात करनी हो दूसरी संख्या और लॉस मौसा इनका हमें दिया हो तो हम क्या करते हैं कि पहली संख्या वालों क्या हो जाएगा, लॉस गुणे मौसा बटा दूसरी संख्या, क्योंकि ये गुणा है तो जाकर उधर बटा हो जाएगा। यानी इसमें से मतलब ये चार्ट है इक्विपमेंट, तो इसमें से 3 ठे दिया रहेगा, 1 ठे पूछेगा, तो इस पे आप रख कर और अपना पक्षांतर कर कर इधर उधर कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ी एक नोट चीज़ मतलब नोट लिख लीजिए आप लोग कहोगे कि ठीक है ये 2 संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। क्या ये 3 संख्याओं के लिए भी संभव है? जैसे L1 L2 L3 3 संख्याएं हैं, तो क्या मान लीजिए इन तीनों संख्याओं का मैं मान लेता हूँ इनका HCF जो है वो R है और LCM जो है M है। ठीक है, तो क्या L1 गुणे L2 गुणे L3 यानी संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर होगा इन संख्याओं के HCF यानी R और LCM M के बराबर। ये क्या बराबर होगा? तो नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। ये आप निकाल कर देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये केवल 2 अंक के लिए ही संभव है और हमेशा क्वेश्चन इन 2 ही अंक पे मतलब 2 ही को अंक दिए रहेंगे, जैसे 6, 12 या 20, 40 ऐसे दिए रहेंगे, इन्हीं के लिए ये फार्मूला संभव है। क्लियर? ये 3 अंकों के लिए ये फार्मूला संभव मतलब ऐसे ये बनाए तो ये संभव नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का लॉसो और इन संख्याओं का मौसो का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा मैं 1 मिनट इसको मैं साइड कर देता हूँ, इस पन्ने को 1 मिनट। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जैसे करेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ओके, इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। हमें जांच भी करना है, अगर बराबर आ जाए तो वो है। तो चलिए इसकी सबसे पहले 26 और 91 फर्स्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, ये मैं नीचे निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट है इसमें का 26 और 91। तो चलिए इनका सबसे पहले हम LCM HCF ज्ञात करते हैं। तो 26 हो गया और ये 91 हो गया। अब देखिए 26 का 13 दूना का 26 होता है, यानी 2 गुणे 13। ये हम लोग का क्या हो गया, इसका मतलब 26 का ये हम लोग का एक तरह से कहेंगे तो गुणनखंड हो गया। ठीक है, 2 गुणे 13। अब देखिए 91 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमें मतलब खोजना पड़ेगा कि ये 91 किस चीज़ से कटेगा। तो देखिए 91 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये अंत में 1 है यानी विषम संख्या से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 से शायद कट जाए, 7 से कम 7 8 9 हाँ कट जाएगा, 7 के 21 यानी 7 से ही कट जाएगा ये। चलिए इसका हम लोग जैसे गुणनखंड ही कर लेते हैं। 1 मिनट, जैसे 91 है, गुणनखंड कैसे करते हैं, 7 से कटेगा, ये कितनी बार जाएगा, ये 7 से, तो 7 से कम 7 और 7 का 13 बार और 13 कम 13, यानी इसका गुणनखंड 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग का HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, तो हमने ये पिछले लेक्चर में समझ लिया था, तो ज़्यादा इस पर मैं ज़्यादा वो जोर नहीं देने वाला। HCF जो इन दोनों में जोड़ा मिल जाए तो जोड़ा, यहाँ देखिए ये जोड़ा मिल रहा है तो जोड़ा मिल रहा है तो एक उसको लिख लेंगे, अब जोड़ा नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। अब LCM क्या होता है, तो LCM जो जोड़ा मिल रहा है उसमें से एक, तो ये जोड़ा हो गया, जोड़ा में से एक, और गुणे जो जोड़ा मतलब नहीं मिल रहा है वो सभी, तो जैसे 2 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, 7 का भी नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणे 7 ये हो गया। अब इसको मतलब मैं
ये सजाकर भी लिख सकते हैं कि पहले 2 गुणे 7 उसके बाद गुणे 13 लिख सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब इन सबका हम लोग गुणा कर देते हैं। सबका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 दूना का 26 या 7 दूना का 14, चलिए 13 दूना 26 गुणे मैं 7 ही कर लेता हूँ। अब 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूना का 14 4 18, ओके, यानी 182। यानी हम लोग का HCF क्या हो गया 13 हो गया और LCM क्या हो गया इसका 182 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जांच करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था यहाँ पे क्या कि इनकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये 26 91 दिया है तो इनका गुणनफल इनके HCF और LCM के बराबर होगा। तो चलिए इसकी हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे कि जांच, और जांच में लिखोगे ऐसे पहले फार्मूला ही लिख लोगे। ठीक है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू इनका, मतलब इनका यहाँ बार बार नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं कि लॉसअ गुणे मौसा। यहाँ लॉसअ और मौसा का मतलब इन्हीं दो संख्याएं, मतलब यहाँ पे जो हैं उन्हीं का लॉसअ और उन्हीं का मौसा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग की क्या है 26 है, दूसरी संख्या क्या है 91 है। ठीक है, बराबर, और इनका हमें लॉसअ क्या हमने निकाला, तो हमने लॉसअ निकाला 182 और गुणे मौसा हमने क्या निकाला, तो मौसा हमने निकाला 13। अब इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। 1 मिनट मैं अपने फ़ोन में, क्योंकि ये झूठ मूठ का टाइम वेस्टिंग चीज़ होगा, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट, ये फ़ोन है, यहाँ पे मैं गुणा करने के लिए फ़ोन यूज करता हूँ। देखिए 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, ओके, 23 66 आया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हम लोग का क्या आया 23 66 आया। ये 182 गुणे 13 है, तो 182 गुणे 13 कर लेता हूँ मैं, 182 गुणे 13, 23 66 इधर आया। देखिए इधर भी 23 66, इधर भी 23 66, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो दोनों आपस में बराबर हो गए तो यह मतलब जांच क्या है, सत्य है। वही कर रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो ये तो बिल्कुल फार्मूला है, होता ही है। तो बस इसकी आपने जांच कर लिया, इसको आपको कुछ स्टेटमेंट में नहीं देना है, सेम इसी तरह लिख लेना है। तो ये जो आप लोग का ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ इसी प्रकार अगर एग्जाम में अगर आता है तो इसी प्रकार यहाँ हल लिखकर यहाँ से आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, और सेम इसको नहीं लिखेंगे, ये तो मैं ऐसे ही किया हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर कहीं मान लीजिए जैसे 91 या कोई ऐसी संख्या है जिसका आप गुणनखंड नहीं निकाले, तो उसका साइड में आप ऐसे रफ में निकाल लीजिएगा, रफ पे, और फिर उसका ऐसे गुणनखंड यहाँ पे लिखिएगा, और एकदम सेम इसी तरह आप एक एक करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ आपको मतलब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला हम लोग का क्या है 510। यहाँ देखिए 510 और 92 है, तो हम क्या करेंगे कि अब 510 और हम लोग 92 का गुणनखंड करेंगे, HCF LCM ज्ञात करेंगे और फिर उनका गुणा करेंगे। तो चलिए मैं जल्द कर ही देता हूँ, नहीं तो शायद आप 510 और 92 और ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें इसी में का सेकेंड है, 510 है और क्या है 92 है। ओके, अब देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये 510 और ये 92। अब चलिए इनका सबसे पहले हम 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखिए 510 ऐसे ही लग रहा है कि 10 गुणनफल में है, नहीं 51 गुणे 10 लिख सकते हैं, 510 को हम लिख ही सकते हैं, और 51 का गुणनखंड हम करेंगे और फिर 10 का गुणनखंड के, तो 51 का गुणनखंड 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है, और गुणे ये 2 5 10 होता है। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका 510 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे, इसको सजाकर मैं लिख लेता हूँ, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 5 गुणे 17। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ज़्यादा मतलब वो हो गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए 2 3 6 6 5 30 हो गया, और गुणे 17, अंत में यहाँ 17 है, तो 17 3 51, यानी 510 का ये गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और उसी तरह 92 का गुणनखंड, तो 92 का देखिए, अब 92 का हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 चौके 8 और यहाँ 1 बता 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूना का 4, 2 3 6। अब देखिए 23 से ये कटेगा, क्योंकि 23 किसी भी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, खुद से ही कटता है या 1 से कटता है, यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए
अब हम यहाँ HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले HCF दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ये, और कुछ नहीं कॉमन है, तो 2 ही हो जाएगा। 3 5 17 2 23, हाँ यही। और LCM क्या होगा, तो LCM होगा, हाँ देखिए, एक तो जो जोड़ा बन रहा है उसको लिख लेंगे और गुणे, अब जो जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 3 5 17 23, तो 2 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इतनी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 2 दूना का 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, और 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, यानी हम लोग का यहाँ 60 गुणे 17 गुणे 23, इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद मतलब जो आएगा वही क्या होगा, मतलब LCM होगा इन संख्याओं का। तो यहाँ फिर मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटर ले लेता हूँ यार, ये मतलब काफ़ी दिक्कत कर रहा है। एक बार मैं कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। ये 60 गुणे 17 गुणे 23 मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, 60 गुणे 17 गुणे 23, यानी 23,460 आ रहा है भैया, 23,460, यानी इसका 510 और 92 का LCM क्या होगा, वो होगा 23,460 और LCM 2 होगा। अब इसकी जांच करेंगे तो जांच सेम जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही मतलब हम लोग करेंगे। जैसे हमने जांच ऊपर अभी किया ना कि मतलब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग की 26 91 संख्याएँ थी तो उनको मतलब हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के रूप में लिख लिया और लसा गुणे मसा, तो ही यहाँ पे हम चीज़ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जांच, और यहाँ आप लिख लीजिएगा फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, और उसके बाद पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5 से 10 और दूसरी संख्या क्या है 92, और बराबर इधर क्या है HCF गुणे LCM या LCF गुणे LCM, इधर उधर फेर बदल करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ 23,460 और गुणे 2 और ये, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा, इनका हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पे मैं फिर कैलकुलेटर यूज करता हूँ। हम लोग का क्या है 510 गुणे 92, 510 गुणे 92, 46,920, 46,920 हो गया, और बराबर इसको देखिए 23,460 से अब गुणा करते हैं। ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि 2 ही से गुणा करना है। 23,460 और गुणे 2, यानी 46,920 ये भी आ रहा है, 46,920 ये भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए 46,920, यानी हमने यहाँ इस चीज़ को मतलब प्रूव कर दिया, इसको भी, यहाँ दोनों चीज़ों को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का गुणनफल देखिए बराबर आ रहा है तो ये जांच भी सत्य है बिल्कुल। तो इस तरह से ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। मैं चलिए इसको 1 मिनट नीचे कर लेता हूँ। देखिए अब हम लोग का इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, इसमें हम लोग का सेकंड में हम लोग का थर्ड क्वेश्चन आता है 336 और 54, ठीक है। तो सेम देखिए, इसको मैं छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, आप लोग कर लोगे। 336 और 54 का सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा, LCM ज्ञात कर लीजिएगा, HCF ज्ञात कर लीजिएगा, और फिर उसका आप लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मस्स से, इसको जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चन किया उस तरह आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आसान है लेकिन आसान नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये 3 अंक वाला है भैया, क्या है ये 3 अंक वाला है, और 3 अंक वाला करता है थोड़ा दिक्कत, ठीक है। मैं पिछली वीडियो के लास्ट में आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट बताया था इनका, ठीक है। क्या पिछली वीडियो के मैंने लास्ट में ये कॉन्सेप्ट मतलब इनका बताया था। 3 अंक हो जाए उनका HCF या LCM मतलब गुणनखंड विधि से बोल दे तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 21। देखिए ये सारा का सारा सभी आसान है, तो मैं केवल एक क्वेश्चन कर देता हूँ, अच्छे से आप समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद ये कर लेंगे क्योंकि इन सबका गुणनखंड आप निकाल ही लेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद कैसे करना है थोड़ा इसका थोड़ा मेथड अलग है, मेथड अलग नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इनके HCF या LCM ज्ञात करने की अपेक्षा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का 12 15 21। मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, 1 मिनट, ओके। मैं साइड में रख लिया और इस पेज को भी मैं साइड में कर देता हूँ, और उसके बाद पेज को साइड करने के बाद यहाँ चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट,
देखिए कैमरों को भी देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फर्स्ट है कि 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख लेंगे 12, 15, 21 ऐसे हमने लिख लिया। अब इनका हम क्या करेंगे? इनका गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड 4 3 12 और 4 को 2 दूना का 4 यानी 2 गुणे 3। ये 12 का गुणनखंड हो गया क्योंकि 2 दूना का 4 3 12 हो जाएगा। 15 का तो 5 3 15 यानी 3 गुणे 5 3 5 15। 21 का 17 का 21 यानी 3 7 21 3 गुणे 7। ये गुणनखंड हो गया तीनों का। अब देखिए गुणनखंड होने के बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ थोड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। जैसे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तीनों में 3 3 है। देखिए यहाँ पे यानी ये कॉमन मतलब है तीनों में। तो कॉमन वाला ही क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है तो गुणे में कुछ नहीं होगा, यही आंसर होगा एचसीएफ का। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए एलसीएम में थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती लसम में लसम। अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो हम लोग का मतलब ऐसे कॉमन मिला ना उसको तो हम लिख लेंगे। तीनों में जो कॉमन मिला उसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर कहीं 2 में भी जोड़ा मिल जा रहा है तो उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ अभी तो कोई कॉमन ऐसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो बच ही जा रहा है तो मैं लिख लेता हूँ सीधे 2 गुणे 2 ये बच जा रहा है, इसमें का ये गुणे 5 बच जा रहा है और ये गुणे 7 बच जा रहा है। अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, सेकंड सोचा था कि नहीं करूँगा लेकिन सेकंड भी अभी करूँगा क्योंकि वो वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। अब देखिए इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 6 42 420। ये हो गया इसका एलसीएम। ये यहाँ एक आंसर और एक यहाँ आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि मैं जो क्वेश्चन खोज रहा था ये शायद वो नहीं है। ठीक है, सेकंड है 17 23 29। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, सीधे सीधे मैं लिख लेता हूँ 17 23 29। अब देखिए 17 का क्या होगा? तो भाई 17 का कुछ नहीं भाई अपने आप से कटता है यानी 17 ही होगा केवल गुणनखंड। तो इसको एक गुणे हम 17 लिख देते हैं क्योंकि भाई अकेला पड़ जा रहा है तो कुछ सहारा देते हैं। 23 का 1 गुणे 23 ही होगा क्योंकि 23 किसी से कटेगा ही नहीं भैया, ये तो लोचा हो गया। 29 इसको भी 1 गुणे 29 ही लिखेंगे, ये तीनों कटेंगे नहीं क्योंकि अभाज्य ये संख्याएँ होती है। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से कटती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन 1 तो 1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग इसलिए नहीं 1 ले रहे थे, यहाँ 1 लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ अंत में तीनों में 1 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 गुणे 3 करेंगे तो ये 3 के ही बराबर आएगा। लेकिन यहाँ चूँकि एक ही अंक है, यहाँ क्या है एक ही अंक है तो हम लोग को लेना मजबूरी है। ठीक है, लेना मजबूरी है क्योंकि 17 किसी से नहीं कटेगा। तो 17 का एक ही गुणनखंड लिखना ये उचित नहीं है तो इसको 1 गुणे 17 इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, तीनों में कॉमन 1 तो एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा भैया? तो एलसीएम देखिए तीनों में जो कॉमन है तो कॉमन क्या है 1 और गुणे जो अब कॉमन नहीं है तो 17 23 29 कोई कॉमन नहीं है तो सबको लिख लेते हैं 17 गुणे 23 गुणे 29 और इन सब का हम लोग गुणा करेंगे। देखिए मैं गुणा कर लेता हूँ फिर मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ भैया क्योंकि बार बार ये कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। 1 मिनट, ओके मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, रुकिए। यहाँ हम लोग का 17 गुणे 23 गुणे 29, देखिए 17 गुणे 23 गुणे 29 ये 11 339 क्या है? 11 339 ये आंसर हो गया यहाँ एक। ठीक है, तो आई होप यहाँ मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें भी यार मैं जो क्वेश्चन खोज रहा था अभी नहीं मिला है। देखिए मैं एक क्वेश्चन करवाया था ये 3 अंक मतलब ये 3 अंक वाला
पिछले लेक्चर में, ठीक है, मतलब इसका जब एग्जाम्पल करवा रहा था उसमें लास्ट क्वेश्चन एकदम इंड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर अभी भी ये तीसरा मैं क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करता हूँ, अगर उस टाइप का नहीं होता है तो मैं कहूँगा आप उसको जाकर देखिएगा, क्योंकि उसको एग्जाम में आने की चांस समझिए कि 90% है, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ, और ये हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का तीसरे का यहाँ थर्ड है 8, 9 और 25। ओके, 8, 9 और 25 है, तो यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ। इसको मैं साइड में रख लिया। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या है? 8, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, 8, 9, 25। अब देखिए इसका 8 का गुणनखंड 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 9 का तितली का 9, 25 का 5 और 25। यहाँ देखिए लग रहा है फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, HCF बराबर। अब देखिए यहाँ देखिए तीनों में कुछ नहीं कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो आप HCF 0 लिखोगे, तो ऐसा नहीं है, HCF 0 नहीं होता है। अगर तीनों में कुछ ना कॉमन हो तो HCF हम सीधे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से ये तीनों कट ही जाएगा। तो मतलब एक इसमें भी छिपा हुआ है। अगर मैं यहाँ मतलब इस 2 से पहले 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखूँ, या इस 30 से पहले 1 गुणे 3 लिखूँ, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हम 9 का गुणनखंड सीधे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3। और एक यहाँ मतलब एक हर जगह छिपा रहता है गुणनखंड में। तो 25 का हम 1 गुणे 5 गुणे 5, तो इन तीनों में कॉमन 5, तो HCF 5 हो गया। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा गुणनखंड किया और कुछ नहीं मिला तो आप सीधे लिख दीजिए 0। ये गलत बात है भैया, ये क्या है, ये गलत बात है। तो इस चीज़ से आप मतलब बच कर रहिएगा। मतलब ये मतलब काफ़ी बड़ी यहाँ पे गलती होती है। एक तरह से ये भी कहूँ तो ये भी काफ़ी मस्त है यार, मस्त क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका HCF क्या हुआ? 1 हुआ। देखिएगा आप 8, 9, 25 का अगर कोई आपका दोस्त है ना, तो उसको मतलब ऐसे दीजिएगा, कहिएगा कि इसका HCF ज्ञात करो। वो मतलब मुझे मतलब 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 60 से 80% चांसेज है कि वो पहले उसका आंसर आएगा 0, उसके मन में उठेगा। लेकिन फिर बोलेगा अरे यार HCF 0 नहीं है, तो फिर वो बता ही देगा कि 1 होता है। लेकिन मतलब काफ़ी ट्विस्टेबल ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए इसका LCM हम लोग देख लेते हैं। LCM क्या होगा? तो LCM तीनों में कुछ कॉमन नहीं है भैया, कुछ कॉमन नहीं, तो सबका हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे। तो 2 दूना का 4, यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, सीधे गुणा कर देता हूँ। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और अत्री का 24, और 24 तिया 72, और 5 और 25 नहीं 72 गुणे 25, 25 दूना का 50 का 0, और ये हम लोग का 25 चौका 100, और 25 दूना का 50 यानी 150, और यहाँ 25 दूना का 50 5 हासिल यानी 57 हुआ ना। मैं गुणा कर लेता हूँ, गुणा करने में भी दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट। 25 दूना का 50 का 0 और 25 देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए 25 दूना का 50 का तो 0 हो गया, हासिल लगा 5, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए 25, देखिए मैं 25 पाँचे कर दे रहा था 150, देखिए 25 चौका 100 हो गया, हमें कितना बचा? 3 बचा। 25 का पारा भी मुझे नहीं याद है, ठीक है। 25 तिया 75 हो गया, यानी 175 हो गया। 25 7 175 और 5 180, यानी 1800 क्या हो गया? इसका LCM हो गया। ये आंसर हो गया, एक तरह से लिख सकते हैं LCM की जगह। क्लियर है? 25 दूना 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 7 175 और 5 हासिल यानी 80, यानी एक 1800 आंसर हो गया LCM का, और HCF 1 हो गया। तो इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर कौन था? तीसरा का, ये तीसरा हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि HCF कोष्ट में दिया है 306, 6 से 57 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 6 से 57 ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब कह रहा है कि जो संख्या है 306 और 6 से 57, उसका HCF हमें 9 दिया है और LCM हमें इसका ज्ञात करना है। यहाँ ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ इस पेज को फिर मैं हटाता हूँ, और देखिए यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यार ये दिक्कत कर रहा है,
एक मिनट, इसके लिए मैं एक दूसरे पेज पे ही, इस पेज को ही मोड़ लेता हूँ और इस पे करता हूँ, क्योंकि साथ में क्वेश्चन भी आपको दिखाना है, तभी मज़ा आएगा इसमें। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, हमें दिया है कि 306 और 657 का HCF हमें दिया है कितना, 9। यानी हमें सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको लिख लेता हूँ। हमें दिया है पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर हमें दिया है, देखिए 657, ठीक है 657। और हमें क्या दिया है कि इनका HCF 9 है, तो मैं लिख लेता हूँ HCF यानी मौसा, ये क्या हो गया 9 है, दिया है ना, 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का, यानी क्वेश्चन में वो संख्याएं दे दिया है। तो हमने एक देखिए फार्मूला एक पढ़ा था अभी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का लॉसा गुणे उन संख्याओं का मौसा। अब देखिए जो जो चीज़ें दी है उस चीज़ को रख लेते हैं। पहली संख्या में 306 दिए है तो 306 को मैं रख लेता हूँ, गुणे दूसरी संख्या में 657 दिया है तो 600 में 57 रख लेता हूँ। अब देखिए बराबर लॉसा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम यानी वही लॉसा, तो मैं लॉसा को यानी एलसीएम को उसी तरह रहने देता हूँ। देखिए लॉसा मतलब एलसीएम, ठीक है, और गुणे ये मौसा हमें दिया है क्या, 9 दिया है, तो 9 यहाँ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इधर आ जाएगा, तो ये बट्टा हो जाएगा, यानी लॉसा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, लॉसा बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। और यहाँ गुणे आगे 9 है ना, गुणे आगे क्या है, गुणे आगे इस तरह 9 है, मैंने पूरा पक्ष बदल दिया, इधर का इधर, इधर का इधर, तो माइनस प्लस कुछ चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए इस 9 को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें लॉसा ज्ञात करना है, तो इसको मैं काट लेता हूँ यहाँ, क्योंकि इसी के कैलकुलेशन के हिसाब से कर लेता हूँ। तो लॉसा बराबर यहाँ 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए यानी लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटा 9। अब इसी को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए काटना क्या है, आप काटते रहिएगा, मैं यहाँ सीधे क्या करता हूँ कि कैलकुलेटर से गुणा कर कर भाग देता हूँ। जैसे 306 गुणे 657, यानी देखिए 306 गुणे 657, 657 भागे 9 कर लेता हूँ, यानी 22,338, 22,338, ये हम लोग का 22, यार अधिक तो नहीं आ रहा है, 338। ये आप थोड़ा आंसर चेक कर लिए, कहीं कर लीजिएगा, कहीं अधिक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा गड़बड़ टाइप का लग रहा है, क्योंकि इतना अधिक क्यों आ रहा है यार। मैं एक बार और अपनी तरफ से इसको मतलब कर लेता हूँ, 1 मिनट। 306 गुणे 657 भागे 9, यानी 22,338। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना अधिक आ रहा है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर सही है, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन 4 कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 4 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अब मैं साइड में रख लेता हूँ। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन 5 के टाइप का एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया तो हमने किया था क्या, इसमें करने की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा आपसे, मतलब आप में से ज़्यादा लोगों को। कह रहा है कि जाँच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे 6n है तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ, 6n। कह रहा है कि जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 10 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या यहाँ n के जगह हम कुछ संख्या, कोई भी एक संख्या रख, जैसे 1 2 3 5 10 20 कुछ भी रख दें, तो क्या होगा कि जो यहाँ अंक प्राप्त हुआ, मान लीजिए यहाँ मैं अपने मन से कोई भी अंक लिख देता हूँ, जैसे 85 20 30 कुछ भी, मतलब ऐसे यहाँ अंक हो गया, तो उस अंक के क्या अंत में जैसे 83 85 मान लीजिए ऐसा यहाँ कुछ रखने से प्राप्त हो गया, तो क्या उस अंक के मतलब अंत में शून्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ कुछ भी रख दे, कोई भी, मतलब 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, छूट है हमें। तो क्या
एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी यहाँ पे जिसका अंत में यहाँ शून्य हो। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये मैं सीधे इसको बोल सकता हूँ, क्या है 6 है ना, 2 तिहाई 6 और वो होता है यानी 10 होता है 2 गुणे 5 2n। मैं सीधे बोल दूंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका आप सीधे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, यहाँ हल लिखकर और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, ठीक है, कि देखिए 6n का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड 2 गुणे 3 टू द पावर n प्रकार का होगा। ठीक है, इस प्रकार का होगा इसका गुणनखंड, क्योंकि यहाँ कुछ भी घात में है, जैसे 6 गुणे घात में यहाँ 2 है तो उससे हमें नहीं मतलब है, पहले 2 गुणे 3 और घाते 2 इस तरह, यानी इसका अंदर का गुणनखंड करेंगे तो वही अंदर कर मैंने घात उतना ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो यानी 6 टू द पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 3 टू द पावर मतलब n प्रकार का होगा, इतना लिख लेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे लेकिन जिस मतलब अगर हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसके अंत में शून्य हो तो उसके लिए हमें या उसका गुणनखंड उस प्रकार की संख्या प्राप्त करने के लिए गुणनखंड 2 गुणे 5 टू द पावर n टाइप का होना या प्रकार का होना चाहिए। तो आगे लिख देंगे, तो ये इस प्रकार का होना चाहिए, तभी अंत में कोई अंक आएगा तो उसके अंत में शून्य रहेगा। ठीक है, तो चूंकि ये तो इस टाइप का है, 2 गुणे 5 टाइप का नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः 2 गुणे 3 टू द पावर n के अंक मतलब के अंत में कोई भी शून्य वाली संख्या नहीं प्राप्त होगी। इसका स्टेटमेंट हो गया। एक बार मैं और मतलब इसको थोड़ा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं मतलब बोलता हूँ सीधे। 6 टू द पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 3 टू द पावर n होगा, लेकिन एक ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए जिसके अंत में शून्य हो के लिए गुणनखंड 2 गुणे 5 टू द पावर n प्रकार का होना चाहिए, लेकिन 6 टू द पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 3 टू द पावर n टाइप का है या प्रकार का है, इसलिए 2 गुणे 3 टू द पावर n 2 गुणे 3 टू द पावर n से प्राप्त कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं होगी जिसके अंत में शून्य हो। ठीक है, ऐसे आप लोग स्टेटमेंट दे दोगे, लिख दोगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप ये आप लोग ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसको समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा आपको स्टेटमेंट देना है, लेकिन इसको आपको अच्छे से लिखना है, ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को एकदम 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको सोच समझकर अच्छे से अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। चलिए एक बार आप लोग लिखोगे, 1-2 बार लिख दोगे ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को मतलब अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि 5 टू द पावर n क्या यह मतलब इसके लिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी संख्या होगी जिससे प्राप्त अंक के अंत में शून्य हो, तो ये स्टेटमेंट एक बार लिख दोगे तो इसका भी स्टेटमेंट आप लिखना जान जाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इस क्वेश्चन पे मैं फोकस नहीं करता हूँ, आगे मैं चलता हूँ। देखो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 कर लेते हैं। 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये और ये जो ये संख्याएं दी हुई हैं ये एक्चुअली पूरी संख्या के रूप में नहीं दी हुई हैं। देखिए गुणनखंड के और प्लस यहाँ प्लस 13 भी है इसमें, और ये गुणनखंड दिया और फिर प्लस यहाँ 5 के अंत में, मतलब ये 2 संख्याएं दी हुई है मान लीजिए एक तरह से, और ये हमें पूछ रहा है कि ये भाज्य क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले ये भाज्य संख्याएं क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि
तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए चूंकि मैंने भाज्य संख्याएं मतलब जो लेक्चर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में जितनी भी मतलब संख्याएं होती है, जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या, मतलब बहुत सारी संख्याओं के बारे में मैंने आपको मतलब एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ था। तो आप उसको देखकर 1 मिनट आप उन वीडियोज़ को देखकर मतलब सारी संख्याओं के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा भाज्य संख्या के बारे में बता देता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट होता है भाज्य संख्या और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। ये दोनों क्या होती हैं इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या में बताता हूँ। जैसे 5 को देखिए, 5 को आप देखेंगे तो ये संख्या एक से कटेगी, एक स्वयं से कटेगी। मतलब इस संख्या में केवल इन्हीं 2 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। या 5 के गुणनखंड 1 गुणे 5 ही होंगे केवल। अगर मैं 13 लूँ तो देखिए ये 13 एक से एक तो विभाजित होगा, मतलब एक से ही इसमें भाग जाएगा कि तो 13 ही से जाएगा, मतलब किसी दूसरी संख्या से, मतलब अब इनके अलावा या इनके अलावा इन संख्याओं में किसी दूसरी संख्या से हम भाग नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड में एक तो 1 होता है और एक वह स्वयं संख्या होती है। जैसे कोई भी अंक, जैसे 23 ले, 23 एक अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड एक तो 1 होगा, एक वह संख्या स्वयं यानी 23 होगी। ठीक है, तो इनके 2 गुणनखंड केवल होते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं 8 ले लिया तो 8 देखिए 8 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 8 को हम 2 से भी कर सकते हैं, 8 को हम 4 से भी कर सकते हैं और 8 को हम 8 से भी कर सकते हैं। यानी 8 में देखिए स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी 8 में भाग दिया जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए या भाग दे दिया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। वो अन्य संख्या में 1 भी हो सकता है और वो 10 भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक भी संख्या से अगर विभाजित हो जाए, ठीक है, मतलब इन दोनों के अलावा, तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या भाज्य है। जैसे देखिए 6 क्या है, 6 1 से विभाजित होगी, 6 स्वयं से विभाजित होगी और 6 3 से भी विभाजित होगी। ये तो 2, इसमें भी 4 मैं ले लेता हूँ 4 एग्जाम्पल पे। देखिए 4 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और उसके अलावा स्वयं ये मतलब 4 के अलावा 2 से विभाजित होगा। तो देखिए ये 4 1 से विभाजित हो रहा है, 4 से स्वयं मतलब 1 और स्वयं से विभाजित हो रहा है, उसके अलावा एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। यहाँ देखिए कई संख्याएं भी बीच में आ सकती हैं, जैसे 2 के अलावा यहाँ हमने देखा 8 में देखा कि 2 और 4, यहाँ बीच में कई संख्याओं से भी ये विभाजित हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब कम से कम एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से अगर विभाजित हो जाता है तो वह भाज्य संख्या होता है। तो आई होप अभी तक मतलब मैंने जो समझाया आपको क्लियर हो जाएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं सीधे आपको बोलूँ कि 13 क्या है भैया बताओ, तो 13 कहोगे कि आप 1 है और 13 इस मतलब 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इसका मतलब क्या है, और इसके मतलब केवल 2 गुणनखंड यही होंगे, तो यह एक अभाज्य संख्या है। और मैं सीधे 12 लिखूँ तो आप कहोगे 12 तो भाई 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, एक स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, यानी इसके मतलब कई संख्याओं से यह कटेगा, स्वयं और एक के अतिरिक्त कई संख्याओं से कटेगा, तो यह भाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट निकलता है कि जो अभाज्य संख्या होती है वो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और जो भाज्य संख्या उसकी होती है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसको चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ मैं आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ देखिए क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ता हूँ। देखिए व्याख्या कीजिए कि ये 7 × 11 × 13 + 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ हल, और हल करने के बाद मैं कैसे हल करता हूँ देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे। सबसे पहले मतलब मान लेंगे कि ये किसी संख्या के बराबर है, तब मानता हूँ कि माना
जैसे एक्स ही मानता हूँ, माना एक्स बराबर ये क्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ये देखिए अंत में जो अंक होता है प्लस में उसको कंसीडर कर कर ऐसे क्वेश्चन में एक हम मतलब एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे मैं इसको इस पूरे को ऐसे लिख दूँ से 13 कोष्ठ में ये 7 हो गया, ये 11 हो गया और ये +1 हो गया, कुछ इस प्रकार लिख दूँ। ठीक है, ये मैंने 7 गुणे 11 को ऐसे लिख लिया और ये 13 जो प्लस में है मान लीजिए तो मतलब ये गुणे 13 है तो इसको तो मैंने मान लीजिए इसको बाहर ले लिया है। ठीक है, और ये +13 है तो प्लस में यहाँ 13 से एक भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 से जब इसमें आप गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ रफ पे आप कर लीजिए तो 13 से इसमें गुणा करेंगे तो 13 गुणे 7 होगा और ये गुणे 11 है तो गुणे 11 और ये +1 है लेकिन 13 से गुणा होगा तो +13 हो जाएगा। यानी देखिए इससे आपको गुणा करने के बाद 7 गुणे 11 7 गुणे 11 और गुणे 13 है, ये यहाँ पर रहना चाहिए तो ये आगे प्राप्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सजा सकते हो और +13 प्राप्त हुआ। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए ऐसे लिखने के बाद आगे इसको हल करेंगे। 13 का मैं 13 ही रहने देता हूँ, ये अब गुणा कर सकते हैं 11 77 हो गया, ये +1 का +1 उसी तरह रहने देता हूँ। अब देखिए ये 77 एक 78 हो गया, यानी 13 और कोष्ठक हटाता हूँ तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा और ये 78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक थोड़ा स्टेटमेंट आप लोग लिख दोगे। क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि देखिए यहाँ जो 13 गुणे 78 है, ठीक है, ये इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके आगे हम गुणे 1 भी लिख सकते हैं और अभी 78 को तोड़ेंगे तो गुणे गुणे कई थे हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि ऊपर दी गई संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के एक से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः और एक से ज़्यादा जिस गुणनखंड होते हैं वो भाज्य होती है। अभी हमने देखा भाज्य संख्याओं में, सॉरी एक से ज़्यादा नहीं 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है और 2 से ज़्यादा जिस संख्या के गुणनखंड होते हैं वो भाज्य होते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि जैसे 6 है तो 6 के एक तो 1 और एक 6 ये कट जाएगी, यानी 1 और 6 इसके गुण मतलब 1 और 6 के अतिरिक्त यह किस संख्या से कटेगी, एक 2 से भी कट सकती है 3 से भी कट सकती है। यानी इसके हम कह सकते हैं कि 1 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है वो भाज्य होती है, तो वही यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, इसलिए यह एक भाज्य संख्या, यह जो होगी एक भाज्य संख्या होगी। सेम उसी प्रकार ये जो सेकंड है ना, इसको भी सेम इसी प्रकार कर लेंगे। यहाँ 5 है ना, तो आप 5 को अब आप बाहर कॉमन ले लोगे। ठीक है, 5 को लेने के बाद और फिर चलिए इसको मैं कर ही देता हूँ, 1 मिनट इधर मैं कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 लिखा है। यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, काफ़ी ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस यहाँ 5 है और यहाँ ये 5 है, तो इसको पकड़िए, तो इस 5 को आप बाहर ले लीजिए, इस 5 को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें बच रहा है उसको लिख दीजिए, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और देखिए यहाँ +1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और अंत में यहाँ से आप गुणा करेंगे तो फिर 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कोष्ठ हटाएंगे ना, तो 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस ये 5 से गुणा होगा तो 5 एकम 5, ये मतलब इस टाइप का हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अब आप इन सब का गुणा करिएगा, उसमें 1 जोड़िएगा, इनका आप गुणा करेंगे ना तो गुणा देखिए 2 एकम 2 2 3 6 6 चौका 24, अच्छा 42 24 और 42 का आप गुणा कीजिए। 24 42 का मैं गुणा कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, 1 मिनट। ओके, 24 और 42, 1 मिनट। 24 है ना, 24 गुणे 42, ओके 1008 आ रहे हैं। तो 5 और कोष्ठ में इतने का आप गुणा करेंगे तो 1008 और ये +1 का ये 1। अब देखिए बराबर,
अब क्या होगा आगे, यहाँ पे आगे भी अब ध्यान देने वाली बात है। अब आगे क्या होगा कि 5 और कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 1009 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसका मतलब यहाँ मतलब गुणा करेंगे तो एक संख्या आएगी और उस संख्या के जो मतलब गुणनखंड होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहीं अभी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो अभी इसको आप तोड़ोगे तो कई ठे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख दोगे कि अतः नंबर, ये जो नंबर दिया इसको लिख लेंगे 7 गुणे 6 गुणे जो भी +5 अंत में दिया है के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, और 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या, ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाने वाला इसमें चीज़ है और उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा लॉजिक मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर इसको ऐसे सीधे सीधे गुणा कर कर जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होगा कि काफ़ी ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ऐसा यहाँ पे ये मतलब ये विधि अपनाई गई है। ठीक है, शॉर्ट विधि एक तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से आई होप आप लोग को ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं करने। इसके लिए मैं एक पेपर ले लेता हूँ, पेपर नहीं, इसको मैं तो इसी पे कर सकता हूँ देखिए, लेकिन नहीं हो पाएगा यार, पेपर ही लेना पड़ेगा एक दूसरा। मैं एक पेपर ही ले लेता हूँ अभी जो यूज किए हैं, और इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, मैंने फोल्ड कर लिया। ये क्वेश्चन क्या है देखिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान, ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए एक ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, इसमें मान लीजिए एक सोनिया है, इसका चक्कर लगा रही है, तो उसको कितना 18 मिनट लगता है। ठीक है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ओके, एक रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। जैसे मान लीजिए रवि है, उसको एक चक्कर लगाने में मान लीजिए यहीं से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये पीछे से छोड़ते यहीं से स्टार्ट कर रहा है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। मतलब यहाँ से ये सोनिया स्टार्ट करती है तो उसको 18 मिनट लगता है, और रवि उसी जगह से स्टार्ट करते तो उसको 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन है कि ये मान लीजिए खेल का मैदान हो गया, यहाँ यहीं से एक ही जगह से ये रवि मैं लिख लेता हूँ ऊपर वाला रवि, और ये सोनिया, जो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है पूरा, और ये 12 मिनट में एक ही जगह से क्या करते हैं और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ओके, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि मतलब ये जो सोनिया है एक मैदान है खेल का, उसका एक चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है, और जो रवि है वो 12 ही मिनट में लगा लेता है। जब उनको एक ही जगह से एक ही समय पर छोड़ा जाए तो वो किस समय, वह कौन सा समय होगा जब पुनः वे इस स्थान पे एक साथ मिलेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए इसका आप जानते हो कि आंसर देखिए, जैसे ये सोनिया कितने में 18 मिनट में लगा रही है और रवि 12 मिनट में, तो यहाँ देखिए क्या होगा। सोनिया मान लीजिए 18 मिनट में लगा रही है, तो सोनिया चलते चलते यहाँ मान लीजिए आ जाती है, तब तक रवि यहाँ आ जाता है पहले चक्कर में। दूसरे चक्कर में क्या होगा कि रवि आते आते यहाँ आ जाएगा, तब तक अभी सोनिया यहीं रहेगी। तो एक मतलब ऐसा समय आएगा कि ये रवि धीरे धीरे पीछा करते करते समय, क्योंकि 12 ही मिनट में एक चक्कर लगा रही है और ये 18 मिनट में लगा रही है, मतलब ये धीमी चल रही है सोनिया। तो एक ऐसा समय आएगा कि चक्कर लगाते लगाते ये मतलब एक चक्कर मतलब अधिक घूमकर इसके पास चला जाएगा और मिल जाएगा उससे, सोनिया से। आप बात को समझ रहे हो ना मेरी। जैसे यहाँ 2 लोग दौड़ रहे हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाला धीमा दौड़ा है, सेकंड वाला तेज़ दौड़ा है। तो हो सकता है कुछ राउंड के बाद ये सेकंड वाला एक चक्कर अधिक लगा कर इसके पीछे से इसके साथ आ जाए। समझ रहे हैं, यानी दोनों एक साथ हो गए, लेकिन ये तेज़ दौड़ने का एक चक्कर अधिक लगा कर इसके साथ आ गया। तो कुछ वही कंडीशन यहाँ भी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होगी, हमेशा 18 या 12 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। 12 या 18 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, ये 12 मिनट में।
तो ये पहले चक्कर यहाँ पे लगा लेगा और ये 18 मिनट में भी यहीं रहेगी और दौड़ते रहेंगे। हमें एक साथ मिलाना है उनको, वो दौड़ते रहना है, ऐसा नहीं कि ये अब लगा कर ये रुक जाए, नहीं, वो दौड़ते रहना है। तो ये दौड़ते दौड़ते रह जाएगा, ये धीरे धीरे हो सकता है ये पीछे से एक बार आकर कवर कर ले और एक जगह मिल जाए। तो कौन सा समय होगा, वो पूछ रहे हैं ना कि वे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे कि 12 और जो 18 है वो समय जो होगा 12-18 से अधिक ही तो होगा। तो अधिक क्या होता है, अधिक देखिए अधिक लॉस आता है, हालांकि अधिक से अधिक मीन्स तो मौसम होता है, लेकिन मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि कोई संख्या मतलब ए और बी हैं तो उनका जो मौसम होता है ना वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इनको विभाजित कर दे। जैसे क्या है, जैसे 6 और 12 है, तो यहाँ पे मैं इसका निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। जैसे 2/3 6 और 2 दूना का 4 और 4/3 12। यहाँ पे देखिए इनका मौसम क्या होगा, मौसम ये जोड़ा बन रहा है तो 2 होगा। तो देखिए ये 2 क्या है, 2 बन रहा है और यहाँ 3 भी बन रहा है जोड़ा, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा इसका मौसम। तो ये 6 क्या है, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित कर देगी, या ये नंबर, सॉरी इनको मैं बोल रहा हूँ, ये जो नंबर दिया गया है। तो मौसम क्या होता है, मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या जो होती है ना, जिनका हम मौसम निकाल के उनको विभाजित कर देते हैं। लेकिन लौसम क्या होता है, लौसम छोटी से छोटी संख्या होती है, और छोटी से छोटी संख्या कौन होती है, जिसको ये जो अंक दिए हो ना वो विभाजित कर दें। ठीक है, तो ये मैंने पहले लेक्चर में ये समझाया था अच्छे से आपको। तो देखिए यहाँ जो आंसर आएगा ना वो हमेशा 12 और 18 से अधिक थोड़ा आएगा। तो जो अधिक आएगा वो लॉसक यानी एलसीएम के बराबर ही होगा। तो इसलिए 12 और 18 का हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 और 18। तो 12 का 2/3 4/3 12, तो 2 दूना 4 और 4/3 12 ये हो गया। और 18 तो 36 18 यानी 2/3 6 और 36 18 ये हो गया। अब एलसीएम इसका क्या होगा, तो एलसीएम बराबर ये देखिए यहाँ जोड़ा यानी 2 गुणे 3, और जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 3। तो 2/3 6 और 2/3 6 36, यानी 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद एक ऐसा समय आएगा कि दोनों वो मतलब यहाँ जो चक्कर काट रहे हैं दोनों फिर एक जगह एक साथ मिल जाएंगे, जिसमें से रवि जो तेज़ दौड़ा है वो मतलब एक चक्कर ज़्यादा मतलब अधिक दौड़ देगा, तब एक साथ मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, मैंने काफ़ी इसको डीप में मैं आपको मतलब लेकर चला जा रहा हूँ, लेकर समझाने। सिंपल इसका ऐसे प्रश्नों का आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बस इस तरह से हम लोग की ये पूरी जो प्रश्नावली है 1.2 वो समाप्त हो जाती है। तो आई होप आपको मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा तो डाउट रहेगा ही, पहली बार आप पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे वो डाउट क्लियर होंगे, तीसरी भी पढ़ोगे पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे, चौथी बार पढ़ोगे एकदम आप फिट हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मैथ में, जितना आप प्रैक्टिस कर लो, जितनी बार क्वेश्चन को लगा लो। तो बस रहने देता हूँ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।